नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के लिए टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, हिंदी और गणित ये चारों सब्जेक्ट से दोस्तों 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और पहले सारा प्रश्न का आपको आंसर खुद से गेस करना है। ठीक है, इसके बाद ही आप हमारे आंसर को देखिएगा। और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा दोस्तों कि 30 में से कितना प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही दिए ईमानदारी पूर्वक से। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि 30 प्रश्न में से 30 प्रश्न का जवाब हम बिल्कुल सही दें। ठीक है, और दोस्तों ये 30 में से 30 आप सही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये सारा प्रश्न आपको हम पहले पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसलिए तो आइए, अगर जो हम पढ़ा चुके हैं आपको तो उसका तो आपको जवाब देना ही चाहिए। तो आइए हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, सारे प्रश्न को आप जवाब देते चलिएगा। ठीक है, देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 5 जनवरी को, और बी में लिखा हुआ है 5 जून को, और सी में लिखा हुआ है 5 अगस्त को, और देखिए डी में लिखा हुआ है 5 अप्रैल को। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ये प्रश्न आपको बहुत बार हम बताए हैं, जल्दी से इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्या होगा आंसर। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सेवा क्षेत्र, बी में लिखा हुआ है कृषि क्षेत्र, और देखिए सी में लिखा औद्योगिक क्षेत्र, और डी में लिखा हुआ है इनमें से सभी। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ये अब आपको ध्यान में रखना है कि आपसे जब बोर्ड एग्जाम में पूछे कि तृतीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। और देखिए द्वितीयक क्षेत्र दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। जब पूछेगा कि द्वितीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान में इसको रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन ए में लिखा है 1995 में, बी में लिखा है 1994 में, सी में लिखा है 1996 में, और डी में लिखा हुआ है कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर तो ए यहाँ पे जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, भारत की किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। लीजिए, ऐसा प्रश्न तो चटनी प्रश्न है। ठीक है, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, काफ़ी आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हो बिहार, और बी में लिखा हो गोवा, सी में लिखा हो दिल्ली, और डी में लिखा हो मुंबई। तो आपको बताना है दोस्तों कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। तो बिहार का ना है प्रति व्यक्ति आय कम, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। और जब आपसे पूछेगा कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो अधिक कहाँ के है, गोवा के है। ठीक है, आपको ये सब ध्यान में रखना है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए 5 नंबर कहता है कि भारत के किस राज्य में कोयला का अधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ बिहार, बी में लिखा हुआ उत्तर प्रदेश, और सी में लिखा हुआ झारखंड, और डी में लिखा हुआ पश्चिम बंगाल। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में कोयला का अधिक उत्पादन होता है। तो झारखंड राज्य में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 6 नंबर, भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दिल्ली, बी में लिखा हुआ मुंबई, सी में लिखा है पटना, और डी में लिखा हुआ है बेंगलुरु। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर, पहले आपको सारा प्रश्न का दोस्तों आंसर खुद से गेस करना है। ठीक है, और दोस्तों टेस्ट अगर जो आप कंसंट्रेशन के साथ दीजिएगा, सारे प्रश्न को पहले आप खुद से आंसर को गेस कीजिएगा, और उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागेगा कि अच्छा हम 30 प्रश्न में से इतना प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, यानी कि हमारा तैयारी का लेवल जो है अच्छा चल रहा है। ठीक है, अगर जो आप कम प्रश्न का जवाब देते हैं दोस्त, आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और अच्छे ढंग से पढ़ाई करने की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए
7वां नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा है 13 अप्रैल 1919, बी में लिखा है 14 अप्रैल 1920 और सी में लिखा है 15 अप्रैल 1919 और डी में लिखा है 16 अप्रैल 1920। तो दोस्तों ये इसमें आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए में लिखा 1919, बी में लिखा 1920 और सी में लिखा 1930 और डी में लिखा 1942। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, कार्बन की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 6, बी में लिखा हुआ 8, सी में लिखा हुआ 9 और डी में लिखा हुआ 11। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि कार्बन की परमाणु संख्या है। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, ये दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा। सारे प्रश्न को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। ठीक है, देखिए 10 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। ऑप्शन ए में लिखा है गर्भाशय में, बी में लिखा है वृषण में और सी में लिखा है अंडाशय में और डी में लिखा हुआ इनमें से सभी में। तो आपको बताना है इसमें दोस्तों कि शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए में लिखा है लिथियम, बी में लिखा है सोडियम और सी में लिखा है दोनों और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए लिथियम को भी दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है और सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन हमारा राइट आंसर जो होगा दोनों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर, 1 किलोवाट घंटा का तुल्य है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 3600 का, बी में लिखा हुआ है 3.6 इंटू 10⁶ जूल का और यहाँ सी में लिखा हुआ है 36 इंटू 10⁶ जूल का और डी में लिखा है में से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि 1 किलोवाट घंटा तुल्य है तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए में लिखा है NaCl, बी में लिखा हुआ है CaOCl2 और देखिए सी में लिखा हुआ है CaO, यहाँ डी में लिखा हुआ है CaOCl। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaOCl2 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्यंजक चूर्ण का दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaOCl2 होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर, कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है Hg यानी कि पारा और बी में लिखा हुआ है Ca यानी कि Cl यानी कि क्लोरीन और देखिए यहाँ पे सी में लिखा हुआ Na यानी कि सोडियम और डी में लिखा हुआ Mg यानी कि मैग्नीशियम। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो पारा दोस्तों द्रव होता है जिसको हम Hg से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर, ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ठोस, बी में लिखा हुआ है गैस और सी में लिखा है द्रव और डी में लिखा हुआ है कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है तो द्रव होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए मैं एक एक वीडियो काफ़ी मेहनत के बाद बना पाता हूं दोस्तों। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला समय में भी हम आपके लिए अच्छे वीडियो लाते रहें। ठीक है, देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में घरेलू प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 10 हर्ज, बी में लिखा हुआ 50 हर्ज और यहाँ देखिए सी में लिखा हुआ 60 हर्ज और डी में लिखा हुआ 100 हर्ज। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। और देखिए आपको बताना है दोस्तों कि भारत में घरेलू प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति है तो 50 हर्ज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए 17 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ, बी में लिखा हुआ अच्छा, और सी में लिखा हुआ है मोहन, और डी में लिखा हुआ माता पिता। तो आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो वह जो है ये सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि अपना नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ कहाँ मिल जाती है। ऑप्शन ए में लिखा है पृथ्वी में, बी में लिखा है दूसरे नदी में, और सी में लिखा है समुद्र में, और डी में लिखा है आकाश में। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि अपना नाम रूप छोड़कर नदियाँ कहाँ मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम 19 नंबर प्रश्न। इसमें आपको बताना है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था। बताइए जल्दी से, छापिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वीरेंद्र, और यहाँ पर बी में लिखा है लक्ष्मण, और सी में लिखा है राम रतन, और डी में लिखा है महेश। आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है, तो लक्ष्मण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर, बहादुर का पूरा नाम क्या था। ये प्रश्न तो दोस्तों काफ़ी आसान है, बहुआ वाला प्रश्न है। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है राम बहादुर, सी में लिखा है दिल बहादुर, और यहाँ सी में लिखा हुआ है फूल बहादुर, और डी में लिखा हुआ है गुल बहादुर। तो आपको बताना कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। मज़ा आ रहा है टेस्ट देने में, बताइए मज़ा आ रहा है तो अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को आप गेस कीजिए आंसर, इसके बाद आप हमारे आंसर को देखिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। आपको बताना है इसमें कि नाखून क्यों बढ़ते हैं का रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए में लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और बी में लिखा है अमरकांत, और सी में लिखा है मैक्स मुलर, और डी में लिखा है महात्मा गांधी। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि नाखून क्यों बढ़ते हैं का रचनाकार कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो के अंत में 30 में से कितना प्रश्न का आप जवाब बिल्कुल सही देते हैं, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट बॉक्स में हमें करके आप बताइएगा। ठीक है, देखिए 22 नंबर प्रश्न कहता है कि ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सीता, बी में लिखा है लक्ष्मी, और सी में लिखा है मंगू, और डी में लिखा है मंगम्मा। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर, शिक्षा और संस्कृति का रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है महात्मा गांधी, बी में लिखा है सुभाष चंद्र बोस, सी में लिखा है दोनों, और डी में लिखा है कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि शिक्षा और संस्कृति का रचनाकार कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा अगर त्रिज्या r हो। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4πr² होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है। ठीक है, और तो गोला का आयतन क्या होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि 4/3πr³ दोस्तों गोला का आयतन होता है। गोला का आयतन क्या होता है, तो 4/3πr³ होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर, निम्न में कौन अलग है। दोस्तों ये आपको ये प्रश्न में बताना है कि चारों ऑप्शन में से जो निम्न में कौन अलग है। ठीक है, तो पहले समझिएगा कि जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, और जिसको p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए 3/5 लिखा है जो ऑप्शन में दोस्तों, ए ऑप्शन में इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये जो हमारा है परिमेय संख्या है। और ऑप्शन नंबर बी में देखिए इस तरह से लिखा हुआ है 16/4, और इसका अंडर रूट इस तरह से चढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 16 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 4 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ से काटिएगा तो कितना 2 टाइम में कट जाएगा, यानी कि 2 है। तो 2 को भी दोस्तों हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर अंडर रूट 16/4 जो है ये भी हमारा परिमेय संख्या है। और देखिए ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों इस तरह से लिखा हुआ है
25/9 और इसका वर्गमूल है, यानी कि यहाँ से √25/9 है तो यहाँ पर 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, यानी कि 5/3 को भी दोस्तों हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि हमारा 5/3 जो है कौन सी संख्या है तो परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि √25/9 कौन सी संख्या है तो परिमेय संख्या है। और देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आगे करके इसे बताते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है √2 और बाई में लिखा हुआ है √5। तो दोस्तों √2 और बाई में √5 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे √2 और बाई में √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये निम्न में से अलग है, क्योंकि तीनों ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर डी में कौन संख्या आया परिमेय संख्या आया, और ऑप्शन नंबर सी में क्या है अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा अलग होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। cos π/3 का मान होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए कैसे बनाना है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है cos और दोस्तों पाई का यहाँ पे मान डिग्री में कितना होता है तो 180 और बाई में कितना लिखा हुआ है 3, और यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे पाई का मान दोस्तों डिग्री में कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे करेंगे तो यहाँ पे cos, यहाँ से काटिएगा तो 3 6 18 कितना टाइम में कट जाएगा 6 टाइम में, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा cos 60। और दोस्तों cos 60 डिग्री का दोस्तों हमारा मान कितना होता है तो 1/2 होता है। तो देखिए 1/2 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर। कहता है कि √5 एक संख्या है, ऑप्शन ए में लिखा है परिमेय, बी में लिखा है अपरिमेय और सी में लिखा है पूर्णांक और डी में लिखा है प्राकृत। तो दोस्तों जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं, और जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उससे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बताना कि √5 एक संख्या है, तो √5 को दोस्तों हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मगर आपसे पूछेगा कि 5 एक संख्या है तो 5 जो है दोस्तों एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 28 नंबर। इसमें आपको बताना है कि साइन थीटा बराबर है, तो देखिए एक फार्मूला होता है दोस्तों साइन थीटा और इंटू में क्या होता है, इंटू में होता है कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा बराबर आप निकालिएगा तो कॉसेक थीटा यहाँ पर गुना में था तो बराबर के उस साइड भेज देंगे दोस्तों, तो क्या में हो जाएगा भागा में, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है तो 1/कॉसेक थीटा होता है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर। बाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए कहता है कि बाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। तो देखिए दोस्तों इसको आप समझिएगा, पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा वृत्त है और प्रश्न क्या कहता है, कहता है बाह बिंदु से, तब मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा बाह बिंदु है। ठीक है, कह रहा है वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की, स्पर्श रेखाओं यानी कि स्पर्श रेखा इस तरह से खींच लिए और इसका कह रहा है कि लंबाई होगी, तो यहाँ से इस तरह से एक और स्पर्श रेखा हम अच्छा से इस तरह से खींच लेंगे तो इसका लंबाई होगी। तो ये दोनों जो लाइन होता है दोस्तों आपस में क्या होता है समान होता है, बराबर होता है, यानी कि बाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी तो क्या समान होगी। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में समान लिखा हुआ है, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। ये हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपको बताना है कि AP यहाँ पर आपको दिया हुआ है 4, 10, 16, 22, 28 डॉट का सार्व अंतर होगा। आपको यहाँ से सार्व अंतर निकालना है। सार्व अंतर दोस्तों जिसको हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको D से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ से सार्व अंतर बराबर फार्मूला होता है दोस्तों, यानी कि D बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। ठीक है, तो हमें को यहाँ से सार्व अंतर निकालना है। तो देखिए दूसरा पद हमारा कितना 10 है, तो यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे, माइनस पहला पद कितना है 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे।
यहाँ से डी बराबर निकालिएगा तो 10 - 4 की जगह कितना आ जाएगा 6, यानी कि दोस्तों हमारे यहाँ से सार्वंतर कितना निकल गया 6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं काफ़ी शानदार तरीके से। 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, ईमानदारी पूर्वक से हमें कमेंट बॉक्स में करके आप ज़रूर बताइए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो को दोस्तों नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।